सो हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो बिल्कुल वही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वही सारी टर्म्स हम सीखने वाले हैं जो एग्जैक्टली हमारी थर्मोडायनेमिक्स में मेन टर्म्स है। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं हमारी परफेक्ट गैस यानी कि हमारे आइडियल गैस के बारे में। फिर उसके बेस्ड पे जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने आइडियल गैस इक्वेशन पे दिए थे, उन सभी टर्म्स के बारे में आज सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा माइंड को फ्री होके बैठिएगा, माइंड को खाली करके बैठिएगा। कोई टेंशन, कोई इधर उधर की बात आपके माइंड में ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इस बात की 100% श्योरिटी मैं दे सकती हूँ कि आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ उसमें से पक्का डेफिनेटली श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रही कि आपका 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। आपसे ओनली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस, या फिर आपको टोटली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, तीनों एक साथ पूछे जा सकते हैं। और क्या पता आपको पूरे 5 मार्क्स में कंप्लीट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारी परफेक्ट गैस होती है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ये तीनों के तीनों लॉज के बारे में भी बताना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, बट बताना मेरा काम था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखी बट आपको एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आपके पास स्पेस की ना तो कमी है और ना ही कभी होनी चाहिए। आपकी अटेम्प्टेशन एग्जाम में इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि आपको अगर थोड़ी कम भी नॉलेज है, लेकिन जितनी है उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोजन करके बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से बता पाए, क्योंकि अटेम्प्टेशन मार्क्स को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करते हैं। जहां आपके 50 में से 34 मार्क्स आने थे, वहां आपके, अगर आप बहुत बेस्ट करते हैं तो आपके 37, 38 इजीली बन जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको बताऊं कि इस टर्म के बाद आपको कुछ ऐसा ऐसा लिख के आना है, तो आपको डिट्टो ऐसा करना है अपनी नोटबुक में अभी, बिल्कुल वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरी थर्मोडायनामिक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा परफेक्ट गैस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी परफेक्ट गैस है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कि आखिर में ये परफेक्ट गैस होती क्या है। पूरे थर्मोडायनामिक्स में परफेक्ट गैस की ही बात होती है, पूरा उसी का बोलबाला है। तो आखिर ये परफेक्ट गैस है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो परफेक्ट गैस होती है उसी का ही दूसरा नाम होता है आइडियल गैस। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आपको आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस, या फिर आपसे पूछ लो व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट गैस, तो भाई दोनों ही सेम है। आइडियल और परफेक्ट दोनों ही एक ही गैस का नाम है, दोनों एक ही टाइप की गैस होती है, ठीक है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस, बट जो मैंने डेफिनेशन शुरू की है वो की है आइडियल गैस से। वो मैंने इसीलिए जानबूझ के किया है, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो हमारी परफेक्ट गैस होती है एक्चुअल में वही आपकी आइडियल गैस भी होती है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले डेफिनेशन को, फिर उसको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन में वो भी आपको सिखाऊंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एन आइडियल गैस इज ए थ्योरेटिकल गैस। ये आपकी थ्योरेटिकल गैस है। थ्योरेटिकल मतलब कोई इसका अब तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं आया है कि हाँ कोई गैस आइडियल गैस हो सकती है, तो ये आपकी टोटली थ्योरेटिकल गैस है। कंपोज्ड ऑफ मैनी रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल। रैंडमली मूविंग का मतलब होता है ऐसे 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 चलना, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं स्पीड का, बस कहीं पे भी कोई भी गैस मॉलिक्यूल, कोई भी गैस पार्टिकल मूव कर रहा है रैंडमली, इधर उधर कहीं भी जा रहा है, जहां उसका मन किया वहां मूव कर गया, तो उसका मतलब होता है रैंडमली। वो रैंडमली मूव कर रहा है और पॉइंट पार्टिकल्स है। पॉइंट मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? जो मेरे चारों तरफ गैस है, आपके चारों तरफ गैस है, बहुत सारी गैसेस है, हम मतलब हमें पता
पता भी नहीं है कुछ गैसेस के बारे में। हमें तो नॉर्मल गैस पता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये गिनती के गैसेस पता है, लेकिन गैसेस बहुत है, लेकिन हम देख तो नहीं पा रहे ना। तो जो ये गैसेस होती हैं वो आपके पॉइंट पार्टिकल होती है, बिल्कुल छोटी छोटी गैसेस होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल की, whose only interaction are perfectly elastic collision। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, सबसे पहली बात जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जो आइडियल गैस है आपकी, जो परफेक्ट गैस है आपकी, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल मतलब थ्योरी टाइप में है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये कंपोज्ड है, ये बनी हुई है किससे, छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल से, छोटे छोटे रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल से, बिल्कुल रैंडम मूव करते रहते हैं और बिल्कुल थोड़े से हैं। हवा का आप क्या पता, थोड़ी देर इधर आई दीवार से टकरा के वापस चली जाएगी, तो कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, बस इधर उधर मूव करता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका अब इनमें जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रिलेशन, ये इंटरेक्शन कहलाता है। अब देखिए बहुत सारी गैसेज है या नहीं है, अब ये सारी की सारी गैसेज एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन दिखाती हैं, ये दिखाती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है, इलास्टिक कोलिजन में करा चुकी हूँ, बता देती हूँ। कोलिजन का मतलब होता है जैसे एक आया, दूसरा पार्टिकल आया, दोनों टकराए, तो है ना, जब ये वापस जाएंगे तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जहां जा रहा था वो वहीं चला जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन पे वापस चले जाना। ये पार्टिकल्स जो एयर के पार्टिकल्स हैं टकराते तो हैं, बट इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये क्या करते हैं, अपनी अपनी पोजीशन में जहां भी जा रहे थे वो मूव कर जाते हैं। तो परफेक्ट गैस क्या होती है, परफेक्ट गैस आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी हुई गैस होती है जो रैंडमली मूव करती है, और ये कैसे आपका मतलब कैसा आपका प्रेफरेंस दिखाती है, किस तरह का इंटरेक्शन दिखाती है, परफेक्ट कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक, आएंगे टकराएंगे और अपने वापस, कोई किसी से लेना देना नहीं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, कोलिजन इतने अच्छे से होता है। तो ये आपकी होती है परफेक्ट गैस, यानी कि आइडियल गैस। अब हम बात करते हैं हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताना चाहती है हमें, तो भाई ये आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, द रिलेशन अमंग द वॉल्यूम। ये रिलेशन है किस किस के बीच का, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि आइडियल गैस रिलेशन एक्चुअल में आपका किस किस के बीच का रिलेशन है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द अमंग ऑफ गैस कैन कंबाइन इनटू आइडियल गैस लॉ। यानी कि अमाउंट, अमाउंट मतलब कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस गैस में हैं। जब हम इन चारों को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आती है, हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी आपका PV इज इक्वल टू nRT, तो आपको अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम में आया व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप लिखेंगे दिस इज द रिलेशन अमंग द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द अमंग ऑफ गैस कैन कंबाइन, अमाउंट ऑफ गैस कैन कंबाइन इनटू आइडियल गैस लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताएंगे PV इज इक्वल टू nRT। इसको ऐसे लिखने से पहले आप ऐसे लिखिएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आपको पहले करना है PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ठीक है, फिर आप कहेंगे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, या फिर आप इसको फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, फिर आप बताएंगे वेयर। ये बिल्कुल मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। इस इक्वेशन के बाद आप ऐसा लिखेंगे, फिर लिखेंगे वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अ गैस, V is equal to volume of a gas, N is equal to amount of gas, और T is equal to temperature of a gas। फिर इतना लिखने के बाद जब आप ये इक्वेशन लिख देंगे, जब बता देंगे कि P क्या है, T क्या है, N क्या है, V क्या है, सब बता देंगे, तो आप कहेंगे जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इस साइन की जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, R। तो बेटा ये जो R निकल के आया दैट इज गैस कांस्टेंट, ये हमारा गैस कांस्टेंट कहलाता है, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो यहां तक आप करके आएंगे और यही आपकी क्या होती है, यही आपकी होती है आइडियल गैस इक्वेशन।
मैं जस्ट आपको ये करने का मेरा ये मतलब था ताकि आपको पता लगे ये आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है। और ये गैस कांस्टेंट कैसे आया, जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा जो साइन था, जब हम उसको हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है, और वही कांस्टेंट हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट, यानी कि आर, कैपिटल आर। तो ये बताना तो आपके लिए कंपलसरी है एग्जाम में कि जो इक्वेशन आपने लिखी है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को लास्ट टर्म को लिखेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे, तो फॉर्मूले को आप हमेशा बॉक्स में बंद करेंगे, और जो भी टर्म्स हमारी आई हैं, जैसे हमारे यहाँ पे है, तो आप बताएंगे वो टर्म्स कौन कौन सी है। जैसे मैं कहूंगी P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस, N इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ गैस, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इसके 3 फायदे, जो भी आप लिख रहे हैं थोड़ी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखेगा, एक बहुत अच्छे मार्क्स मिलने का मौका। सेकंड, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अटेम्प्टेशन आपकी औसम हो जाएगी। थर्ड, लेंथ तो इंक्रीज होगी होगी, ऊपर से आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। अगर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप सिर्फ इतना सा लिख के आते हैं उसमें, बिल्कुल, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन इसी में, ये 3 लाइन की, तो मार्क्स मिलने 3 में से वो आपको 2 ही नंबर देंगे एग्जामिनर। तो आपको कोशिश करनी है थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट इस तरह से करें कि जो आपका एग्जामिनर वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव लगेगा एग्जामिनर को तो वो मार्क्स भी अच्छे देगा। तो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपकी क्या है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ये आपकी कब फॉलो होती है, जब आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो भी हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो आइडियल गैस है उसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए दैट इज 1 atm। अभी एटीएम का मतलब वो वाला एटीएम नहीं है कि आप जाएंगे और पैसे निकाल के ले आएंगे, वो ये एटीएम नहीं है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर। तो 1 atm हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी टोटली एंड टोटली आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस वो होती है जिसमें परफेक्ट कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, जिसमें रैंडमली मूव करने वाले स्मॉल स्मॉल पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, और जो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, हमारे आइडियल लॉ को, आइडियल गैस इक्वेशन को, जो कि क्या है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ तक का तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी समझ में भी आ चुका है, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगी, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे आपको टर्म्स लिखवाई थी ना, वो आपकी नोटबुक में, आपके नोट्स में होनी चाहिए, और आपको एग्जाम में भी याद रखना है कि वो सारी की सारी टर्म्स आप अच्छे से एग्जाम में लिख के आएंगे, क्योंकि अगर मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा करना बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे पार्शियल करेज, यहाँ पे ना मैंने कुछ लॉज लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है बोल्स लॉ, यहाँ लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ, यहाँ पे लिखा है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये मैंने क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि बेटा जो हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखी है ना, जब जिस साइंटिस्ट ने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी उन्होंने तो आइडियल गैस बना के छोड़ दी। अब जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट करना। कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा है, कोई वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा है, कोई टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है। जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए, एक एक चीज को, एक एक टर्म को, इस आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म को एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट रखा गया, तो बाकी की टर्म्स ने आपस में क्या रिलेशन दिखाया, इस बात की जानकारी देते हैं हमारे ये 3 लॉज। इन लॉज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जितने भी अब आप लॉज पढ़ने वाले हैं, ये सभी के सभी लॉज हमारे जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उस पर डिपेंड करते हैं। तो आइए चलिए वन बाय वन मैं आपको डिटेल में एक एक अच्छी तरह से समझाऊंगी, क्योंकि पक्का एग्जाम में ना मुझे पक्का लग रहा है कि इस बार तो यही आएगा। तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें देखना है बोयल्स लॉ के बारे में। अब बोयल्स लॉ में सबसे पहले आपको जो फोकस करने वाली चीज होगी, या फिर किसी भी लॉ में सबसे पहले जो फोकस करने वाली चीज होगी वो होगी आपकी कोई भी एक टर्म।
आपको उस टर्म को क्या करना है, कांस्टेंट। अब किस लॉ में कौन सी टर्म को कांस्टेंट रखना है, यही एग्जैक्टली हमारा काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो डेफिनेशन है, जो बॉयल सर ने डेफिनेशन दी थी उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें जो कांस्टेंट करना है उसी पे मेन फोकस होना चाहिए आपका। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि ये बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लॉ होंगे उनको ना सिर्फ आपको डेफिनेशन की हेल्प से बताना है, आपको मैथमेटिकली भी बताना होगा कि ये टर्म मैथमेटिकली किस तरह से काम करेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज भूल जाइएगा कि ये सिर्फ 2 लाइन लिखने से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर की क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आया तो भाई देखो हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ऐसा ही है। T हमने कर दिया कांस्टेंट तो T को कर दो इरेज। R तो अपने आप में है ही कांस्टेंट तो R भी हमने कर दिया इरेज। N क्या है, N तो हम लेते हैं स्टैंडर्ड 1 मोल, इसको भी कर दिया हमने इरेज। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो मैंने लिख दिया 1। मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं P और V के बीच का रिलेशन लिखूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा। क्यों, क्योंकि V को कहाँ जाना पड़ेगा, उधर, और अगर V यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब वो इक्वल के उधर जाता है तो वो क्या हो जाता है, नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। क्योंकि ये तो रूल है मैथमेटिक्स का कि इक्वल के अगर एक साइड कोई भी 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो दूसरी साइड जब वो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब बॉयल सर ने क्या कहा कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपका प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ही यही कहता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज आपकी घटती चली जाएगी। यही आपका प्रोपोर्शनैलिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है मतलब। यानी कि बॉयल्स लॉ में 3 चीज आपको याद रखनी है, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन इनवर्सली का, एक बढ़ेगा एक घटेगा। ये रिलेशन आपका हो जाएगा किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। कहने का मतलब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। आपने क्या किया, आपने कुकर में राइस बॉईल होने के लिए रखे। अब राइस बॉईल किस में होगा भाई, वो बॉईल होगा आपका पानी में। आपने उसमें डाल दिया पानी, ठीक है, लेकिन आप सीटी लगाना भूल गए। अब क्या होगा कि प्रेशर बढ़ता जाएगा। सीटी तो अब है ही नहीं उसमें, कुकर में सीटी तो अब बाहर आ नहीं सकती है ना, प्रेशर को कम करने के लिए। अब कुकर में आपने टेम्परेचर दे दिया और उसमें प्रेशर बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। अब होगा क्या कि जो पानी है वो बुरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म, बिल्कुल पानी जल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। यानी कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। क्योंकि जितना पानी और चावल आपने उस कुकर में रखे थे, आप जब उसको बाद में मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पानी उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या इतना ही पानी रहता है जितना आप स्टार्टिंग में डालते हो, नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इसका मतलब बॉयल सर ने क्या बताया था, उन्होंने एग्जैक्टली जो फोकस किया था वो किया था हमारे आइडियल गैस इक्वेशन में। और आइडियल गैस इक्वेशन पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा अगर हम इस टेम्परेचर को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एक अगर इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। आई होप आपके ये जो बॉयल्स लॉ है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, भूलोगे नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट किसने कहा था, बॉयल्स ने। अब आपके अगर याद ना रहे ना तो याद कराती हूँ। देखो बॉयल, इसके नाम में ही बॉयल है। वैसे तो बॉयल की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है BOIL, है ना, यही होती है ना, BOIL, बॉयल, उबालना। तो बॉयल इनका नाम मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है ना सुनने में ऐसा ही।
कि बॉयल, तो बॉयल कैसे करते हैं, जब टेम्परेचर देते हैं, जब फायर ऑन करते हैं तो टेम्परेचर ऑन करते हैं तो बॉयल होता है, तो टेम्परेचर को ही क्या कर दिया कांस्टेंट, यानी कि बॉयल ने बॉयल होने ही नहीं दिया, उन्होंने टेम्परेचर को ही क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया। तो टेम्परेचर कौन से लॉ में कांस्टेंट रहेगा, बॉयल्स लॉ में। ये चीज याद रखनी है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो सीधी सी बात है ये दोनों तो एक साइड है ही, एक को तो नीचे जाना ही पड़ेगा, और अगर जो चीज नीचे जाएगी इनवर्सली का साइन बना देगी, यानी कि एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घट जाएगी। तो ये तो था हमारा बॉयल्स लॉ। अब आते हैं हमारे सेकंड लॉ की तरफ जो कि है चार्ल्स लॉ। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन टर्म्स में कांस्टेंट वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपको एक बार जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट स्टेट वेरिएबल है वो याद हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकल टर्म मैंने आपको कराई थी, ये मैथमेटिकल टर्म होती है, सिर्फ ये बताना कि कौन सी चीज किसके डायरेक्टली है और किसके इनवर्सली है। अब बात करते हैं हमारी चार्ल्स के बारे में। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब जो प्रेशर है उसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब हमारे पास लॉ होता है PV = nRT, प्रेशर को कर दिया हमने क्या कांस्टेंट, n तो आपका 1 मोल ले ही रखा है, R आपका गैस कांस्टेंट होता है, तो बचा क्या, V और T आमने सामने, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो याद क्या करना है कि चार्ल्स सर ने कांस्टेंट रखा प्रेशर को, और जो रिलेशन निकला वो निकला वॉल्यूम और टेम्परेचर का, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसमें जो सीधा सीधा आपका रिलेशन है वो रिलेशन आपका है वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। इसमें जो आपका रिलेशन था वो था प्रेशर में और वॉल्यूम में, और वो रिलेशन आपका कैसा था, इनवर्सली। तो आप कहेंगे जो चार्ल्स सर थे वो सीधा सीधा चलते थे। सीधा सीधा चलने का मतलब आमने सामने थे दोनों, V T के सामने ही था, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो किसी भी सब्सटेंस की, गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपके ये वाला सिस्टम समझ में आया हो कि चार्ल्स लॉ क्या बताता है। वो बताता है कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, आपके टेम्परेचर के, यानी कि आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल आमने सामने। क्या आपकी ये चीज समझ में आई। अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट है हमारा लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि थोड़ा सा अलग ही तरह का लॉ है ये हमारा। ये बोलता है दिस लॉ स्टेट दैट, एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं, ये लॉ बताता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम को आपको क्या कर दिया है, वॉल्यूम को आपको कर दिया है इक्वल, और आपका जो टेम्परेचर है उसको भी क्या कर दिया है, इक्वल, यानी कि सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो फोकस किया गया है वो टोटल फोकस किया गया है किसके, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, यानी कि आपका जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N की, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। जितना जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा, वॉल्यूम उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कटोरी में 5 कुछ भी रखा हुआ है, मान लो कोई फ्रूट, मान लो मैंने 5 है ना बादाम रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम क्या है फिलहाल कम। अगर मैं उसमें 5 और डाल दूं, 5 बादाम और डाल दूं, वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज ही तो होगी। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप इंक्रीज करेंगे उसकी वॉल्यूम भी उतनी ही क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन कब, कंडीशन भी तो लगा दी, कंडीशन है कि आपका जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसी 2 गैस है, मान लीजिए कि मैंने 2 कंटेनर ले लिए, थोड़ा सा समझना इस चीज को क्योंकि ये चीज थोड़ी सी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने क्या किया, मैंने 2 गैस का कंटेनर ले लिया, इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए कि इसके भी जो वॉल्यूम थी वही वॉल्यूम इसकी है, जो टेम्परेचर, सॉरी इसका जो आपके पास प्रेशर था, टेम्परेचर था, वही प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, इसका है।
तो ये बात की श्योरिटी है कि इन दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सेम। अगर इसके पास मान लीजिए 20 पार्टिकल्स है तो इसके पास भी कितने होंगे, 20, क्योंकि हमने क्या फिक्स कर दिया, हमने कर दिया प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों गैसेस के क्या हो जाएंगे, सेम। यानी कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर अगर कोई भी दो सिस्टम का सेम है तो ये बात की श्योरिटी है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने ये 3 लॉज को पढ़ लिया है। अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए इसमें कहा जाए कि आपके पास दो गैस के सिस्टम है, मैंने फर्स्ट गैस सिस्टम ये रख दिया और सेकंड ये रख दिया, इसका जो प्रेशर है वो P1, इसका प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, तो भैया रिलेशन बताओ, रिलेशन बताओ इन दोनों में कि रिलेशन क्या होगा, क्या P1 V1 और P2 V2 एक दूसरे के इक्वल आएंगे, ये पूछा गया है हमसे। तो भैया आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे आपके पास जो V1 होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। और यहाँ अगर P2 है तो V2 आपकी कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। P1 अगर यहाँ है तो V1 नीचे होना चाहिए, क्योंकि P और V में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आप लोग कैसे करोगे, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर सेम ऐसा इसमें हो तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि V1 इज इक्वल टू T1 और V2 इज इक्वल टू T2। तो ऐसी कोई समस्या वाली बात इसमें है ही नहीं कि, तो इसमें तो सब कुछ आमने सामने ही है, बिल्कुल सीधा सीधा है, तो ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात आपके लिए रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये निकल के आते हैं हमारे कुछ लॉज, जिसमें हमने ये सीखा कि हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उनके ऊपर ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ लॉज निकल के आए, जो लॉज हमें ये बताते हैं कि जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर उसमें से आप किन्हीं भी एक एक टर्म को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये जो कांस्टेंट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है उनके रिलेशन को आप आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि आप एक्चुअल में एक छोटी से छोटी हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके बारे में इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में कैसा कैसा रिलेशन शो करती है। सेम ऐसा ही अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो मेरा वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में कैसा रिलेशन शो करती है, यही हमारा स्टेट करते हैं हमारे ये लॉज। तो इनको थोड़ा सा जानना जरूरी है, इनको समझना भी आपके लिए जरूरी है कि किस तरह से हमारी ये जो टर्म्स है वो काम करती हैं, हमारे जो लॉज हैं वो हमारे लाइफ में काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको कंप्लीट ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, और उसके बाद आपका कोई भी एक लॉ को जोड़ दिया जाए उस क्वेश्चन के साथ, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अटेम्प्टेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो इक्वेशन होती है उसको डिफाइन करना है। ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि जिस भी इक्वेशन के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे उस इक्वेशन के बाद आप ये भी लिखेंगे कि जो इक्वेशन आपने लिखी है उसमें जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। बट ये P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है, इसके बारे में कौन लिखेगा। कि सारी की सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से, बहुत नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में लिखनी है। जब आप लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि रियल में ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, और अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है तो सोच के देखिए एग्जामिनर को कितनी अच्छी लगेगी, है ना, लगेगी या नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखा कीजिए। और ये जो लॉज है इनको ऐसे मत लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे पास तो स्पेस कम है, आप इसको 1 बाय 1 लिखिएगा। सबसे पहले आप बॉयल्स लॉ लिखेंगे, बॉयल्स लॉ में आपको बताना है ऐसे एकदम अच्छे से, जैसे मैंने लिखा है ना T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने तो यहाँ T लिखा है, आप लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर जब आपका कॉन्स्टेंट होता है तो कैसे कैसे रिलेशन आते हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब ये आपका एक्सप्लेन हो जाएगा उसके
उसके बाद आप चार्ल्स लॉ शुरू करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले अपना थ्योरी लिखेंगे, देन उसके बाद उसकी मैथमेटिकल टर्म से समझाएंगे कि किस तरह से जो वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब प्रेशर क्या हो कांस्टेंट। और हाँ, ये चीज लिखना मत भूलिएगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब सेम, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक चीज आपकी इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम ऐसा ही एवोगैड्रो में आपको लिखना है। सबसे पहले आप ये जो थ्योरी है हमारी, इसको आप अच्छे से डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप बताएंगे हमारा क्या, कि जो हमारा रिलेशन होता है कि जो अगर आपका सब कुछ सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो उसकी जो वॉल्यूम और अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम। क्योंकि जब दोनों सिस्टम का जो भी आप सिस्टम ले रहे हो, मान लीजिए मैंने 3 सिस्टम ले लिए, तीनों ही सिस्टम का टेम्परेचर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, प्रेशर भी सेम, तो भाई दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है कि किस तरह से आपको डिफाइन करना है, किस तरह से किसी चीज को एक्सप्लेन करना है और किस चीज कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गए हमारे कुछ लाज अभी हमारे यहाँ पे खत्म नहीं हुए हैं, लाज और भी हैं, उनको भी हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से जानेंगे। बट तब तक आइडियल गैस इक्वेशन और ये 3 इंपॉर्टेंस जो मैंने लास्ट सबसे पहले कराए हैं ये, क्योंकि पहले इनको बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब मैंने आप देखे थे तो मैंने देखा कि इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए थे, तो मुझे लगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको करा दूं, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो। सारे लाज अगर एक साथ कराऊंगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि पूरा ही सिलेबस आपका जो है थर्मोडायनामिक्स का थ्योरी बेस्ड है, तो आपको 1 बाय 1 आराम से धीरे धीरे कराओ। तो अच्छे से इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है या कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी छोटी सी भी किसी लाइन में प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगी, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्या पता जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है एग्जाम में वही टॉपिक आ जाए, तो क्यों आप अपने 2-3 मार्क्स का लॉस करने के लिए तैयार हैं। अच्छे से पढ़िए, समझिए, अगर कहीं और से समझ आ रहा है आप नेट चेक कर लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, वहां से समझ आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सिर्फ यहाँ पे समझने की है। ठीक है, तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि जितना मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार किसी भी एक चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपके एग्जैक्टली समझ में आ भी रहा है। ठीक है, तो आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 ज्यादा मोटिवेट करता है, मुझे और एग्जाम्पल फाइंड करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए नए एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।